नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चल रही थी और इस पे शिक्षा मनोविज्ञान में अब तक हमने विकास, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पे और शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका पे हमने लगभग 5-6 वीडियो में इसकी चर्चा कर ली है। और आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत के जितने भी जो रीट या शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के जो सिलेबस है उसके अनुसार हमने सभी प्रकार की वीडियो जारी किए हैं और जो अब विषय या टॉपिक जो शेष बच गए हैं उनके वीडियो जो है लगातार आपको यहाँ पर चैनल पे मिल रहे हैं। दोस्तों, उसी सिलसिले में आज हम वीडियो में व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं। जो हमने दूसरी जो यूनिट रखी है उसमें व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता, इस पे हम चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो आज जो है हम व्यक्तित्व पे बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से शिक्षक भर्ती में ज़रूर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन समय में बाह्य रूप से रेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाहरी व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि इस समय जो शिक्षा मनोविज्ञान में जिस व्यक्तित्व का हम अध्ययन करते हैं उसमें बाह्य और जो हमारे आंतरिक जो गुण हैं उनके समावेश को या उनको साथ जोड़ने पर जो मंथन आता है, उस मंथन को हम व्यक्तित्व कहते हैं। बाह्य और आंतरिक गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व है। कुछ विद्वान हैं, उनके अनुसार हम उनकी परिभाषा देख लेते हैं। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। आलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। वैलेंटाइन, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। और वहीं पे वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। अब हम अलग अलग विद्वानों के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो है क्रेचमर। क्रेचमर के अनुसार क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर किस विद्वान ने या किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो क्रेचमर ने जो है शारीरिक संरचना के अनुसार किया है। तो उन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं व्यक्तित्व। पहला है स्थूलकाय, जो है नाटे कद के व्यक्ति, इनको पिकनिक ऐसा कहा जाता है। दूसरा है सुडोलकाय, खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति, ये एथलेटिक होते हैं। तीसरा है शीर्णकाय, यानी कि कमज़ोर शरीर वाले या दुर्बल शरीर वाले, ये हैं एस्थेनिक। और चौथा है मिश्रित, मिले जुले, कुछ मोटे पतले इस तरीके, ये हैं डिस्प्लास्टिक। तो क्रेचमर ने व्यक्तित्व को शारीरिक के अनुसार
शारीरिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार है: स्थूलकाय, सुडौलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित। दूसरा है शेल्डन। शेल्डन से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। शेल्डन के अनुसार शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांटा है। पहला है गोलाकार, एंडोमार्फिक। दूसरा है आयताकार, मेसोमार्फिक। तीसरा है लंबाकार, एक्टोमार्फिक। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक को गोलाकार, आयताकार और लंबाकार ऐसा कहा जाता है शेल्डन के अनुसार। अगला जो है वो है स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पे व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। तो पहला है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, दूसरा है सामाजिक प्रवृत्ति वाले, तीसरा है राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, चौथा है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, पांचवा है आर्थिक प्रवृत्ति वाले, छठा है धार्मिक प्रवृत्ति वाले और चौथा है जुंग या युंग के अनुसार। जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। जुंग के अनुसार किया गया वर्गीकरण इस समय सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध माना जाता है। ये जुंग वही है जो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा गया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार की है। एक है प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि और दूसरी है अन्य विधियां। TAT, CAT, IBT, SCT और FWAT। वहीं पे जो अन्य विधियां हैं वो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, जिसके अंतर्गत आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, हम इनका सभी को बारी बारी से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और जो प्रक्षेपण विधि है उसके अंतर्गत आता है मनोनाटकीय विधि या खेल तकनीक। और इसके अंतर्गत जो अन्य विधियां हैं उसमें दूसरी जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधि, जिसके अंतर्गत निरीक्षण विधि, समाजविति विधि और क्रम निर्धारण मापनी, शारीरिक परीक्षण। दोस्तों आज हम प्रेक्षण पर विधि पे केवल CAT पे चर्चा करने वाले हैं और अन्य जो विधियां हैं उस पर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अन्य विधियों पे जो है आपको जानकारी प्राप्त हो सके। प्रेक्षेपण विधि। प्रेक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो प्रेक्षण, ये से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें प्रेक्षेपण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। प्रेक्षेपण का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं ने बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। यानी कि जो भी गुण वगैरह होते हैं वो खुद ने बताकर किसी अन्य पदार्थ आदि के द्वारा उनको व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं प्रेक्षेपण। प्रेक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को याद किया जाता है। प्रेक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को याद किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो TAT, कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण किया गया था वो
मॉर्गन व मुरे ने 1935 में किया। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। टीएटी की स्थापना, टीएटी का परीक्षण कब हुआ था या ये कब अस्तित्व में आया था, तो ये 1935 में अस्तित्व में आया था। इसमें कार्ड होते हैं कुछ, उन कार्डों की संख्या 30 + 1 अर्थात 31 होते हैं। चित्रों से संबंधित कुल कार्ड होते हैं 30 और एक कार्ड होता है खाली। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है टीएटी में खाली कार्डों की संख्या कितनी है, चित्र कार्डों की संख्या कितनी है, तो 30 होती है और खाली कार्ड की संख्या 1। इस तरीके से कुल 31 होते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्डों पे पुरुषों से संबंधित चित्र होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितने कार्डों पे पुरुष होते हैं, कितने कार्डों पे स्त्रियां होती है, कितने कार्डों पे मिश्रित चित्र होते हैं, और 10 कार्डों पे स्त्रियों से संबंधित, बाकी 10 कार्डों पे दोनों से संबंधित चित्र बने हुए होते हैं। व्यक्ति को चित्र बनाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से भी कम 20 चित्रों पर कहानी लिखवाई जाती है ताकि उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सके। यह परीक्षा व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप से प्रयोग में लाई जा सकती है तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष उपयोगी है। तो ये ध्यान रखें, टीएटी जो है वो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों पे उनका व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत काम आती है। तो दोस्तों, ये आज हमने व्यक्तित्व पे चर्चा की। किस किस ने व्यक्तित्व को अलग अलग विभागों में बांटा और व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें हमने टीएटी के बारे में आज चर्चा की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो चैनल है आपका अपना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।